जय हिंद साथियों, कटअप 98 में आपका स्वागत है। आज से हम लोग इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चन के साथ उसका फुल डिस्कशन करेंगे और क्लास में ही सभी क्वेश्चन को याद करवाने की कोशिश करेंगे। जहां हो सके वहां आपको ट्रिक से भी क्वेश्चन को याद करवा दिया जाएगा। आपको डेली एक क्लास दिया जाएगा जो प्लेटफॉर्म का सेट होगा। यह बुक काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा है। यकीन मानिए, अगर आप सभी टेस्ट मेरे साथ कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस क्लास में हम लोग पूरा फुल डिस्कशन करेंगे, जिससे सभी पॉइंट क्लियर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़े, आंसर टिक किए और आगे बढ़े। इससे साथियों यूट्यूबर को तो फ़ायदा होगा, लेकिन आपको नहीं। इसलिए यकीन मानिए, पूरा क्लास देखिए। अगर आपको पढ़ने वाले हैं तो आपको इस क्लास में ज़रूर मज़ा आएगा। तो चलिए साथियों, आज की अपनी यह पहली क्लास प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पीडीएफ पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म का है, पहला टेस्ट है। तो इसको हम जूम आउट करते हैं तो यहाँ से पहला क्वेश्चन मैथ का स्टार्ट होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो गया। तो हम लोग आज से ये पहला क्वेश्चन है, तो सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे कि मैथ का क्वेश्चन है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि इसमें कुल रुपया 30 है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। पहले रेशियो जो दे रखा है ना, उसको आप ऊपर में इस तरह से लिख लीजिए, 1:2:3। उसके जस्ट नीचे में क्या लिखना है, जो भी रेशियो में पैसा दिया हुआ है। ये 25 पैसा है, ये 2 ये है 10 पैसा और ये है 5 पैसा। आप देख सकते हैं कि 25 पैसा की एक सिक्का है, मान के चलेंगे हम, तो 25 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, ये कितने हो जाएंगे 20। और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, वो कितने हो जाएंगे 15। सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25, 5, 30, 10, 40, 20, 60, ये 60 पैसे हो जाते हैं। लेकिन ये 60 पैसे किसको बराबर करना है, किसको, ये 30 रुपया के, यानी 30 रुपया है, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे 30 गुना 100 यानी 3000 हो जाएगा। यहाँ से एक रेशियो का मान आ जाएगा आपको साथियों कितना, 50। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 50। तो हमको क्या मांग रहा है, 5 पैसे के सिक्को। तो 5 पैसा का जो सिक्का है वो कितने रेशियो में, 3 में है। तो 50 गुना 3 कितना हो जाएगा, 50 गुना 3 आपको साथियों कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 150। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 150। आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में दोगुना हो जाती है। यानी क्या बोला कि कोई धन है P, प्रिंसिपल P है, और 6 वर्ष में वो क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, यानी 2P हो जाता है। पहले P था कोई धन, अब वो कितना हो गया, 2P हो गया। ये टाइम कितना लगा, 6 वर्ष लगा, ठीक ना। तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में होगा। ये क्या बोल रहा है कि 4 गुनी कितने वर्ष में होगा, यानी 4 गुनी यानी 4P कितने वर्ष में होगा। अब देखिए साथियों, P से 2P होने में कितना समय लगा, 6 वर्ष। और फिर इसमें यानी कितना इंक्रीज हुआ, इसमें P का इंक्रीजमेंट हुआ। तो P बढ़ने में 6 वर्ष लगा। फिर इसमें P बढ़ाएंगे तो कितना वर्ष लगेगा, 6 वर्ष। तो P से 2P हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3P। अब फिर 3P से 4P जाने में एक P और बढ़ेगा, फिर कितना समय लगेगा, 6 वर्ष। यानी 4 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 6 + 6 + 6, ये कितना हो गया 18 वर्ष। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 18 वर्ष। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको बोल रहा है कि सार्थक क्रम में के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए पॉइंट सबसे क्या होगा, सबसे ऊपर में आप लोगों को पता होगा क्या आता है, राष्ट्रपति आता है। तो सबसे ऊपर में आ जाएगा आपको राष्ट्रपति। उसके बाद उससे पीछे जस्ट आता है क्या, गवर्नर। उसके बाद कौन सा आएगा, मुख्य सचिव आ जाएगा 3। उसके बाद क्या आ जाएगा, कलेक्टर आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्लर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5, 1, 3, 2, 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 का B हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 में। 4 में क्या बोल रहा है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना, उसका चुनाव कौन करते हैं। तो जितने भी सदस्य होते हैं पंचायत समिति के, उन्हीं सब मिल करके उनमें से एक चुनाव करते हैं जो कि प्रधान बनते हैं। तो इनका कौन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, यानी पंचायत समिति के सदस्य ही किसको चुनते हैं, प्रधान को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ बोल रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे कपिल। कपिल जो हो जाएंगे सांख्य दर्शन के ये प्रतिपादक हो जाएगी।
ये जेमिनी है पूर्व मीमांसा को कहते हैं, यानी पूर्व मीमांसा जो है पुस्तक उनके लेखक है जेमिनी। और उत्तर मीमांसा का याद रखिएगा कौन है, बादरायण है। ये दो पॉइंट बता दी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है? तो आपको याद होगा ये किस वर्ष दिया गया है, 1913 में दिया गया है। और उनका पुस्तक था कौन सा, गीतांजलि के लिए ये दिया गया है। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर में पढ़ रहे हैं क्या है, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट आपको याद रखना है ये किस नदी पे है, चिनाब नदी पे है। और एक याद रखिएगा कौन सा, भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि कहाँ पे है, सतलज नदी पे। कौन सा परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक ना। अब 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में ही पहली बार नहर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे क्या पूछ दिया है कि पहली बार नहर का निर्माण कौन कराया था, पहली बार पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगर बोलता है कि नहरों का निर्माण सर्वाधिक बार किसने कराया, तो इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। अगर सर्वाधिक बार बोलता है, सर्वाधिक बार नहरों का निर्माण कौन कराया, तो वो हो जाता फिरोज शाह तुगलक। अब 9 नंबर के क्वेश्चन में देख रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो ये कौन हो जाएगा, राजा सीतावरय द्वारा जो है ना, इसको क्या बनाया गया था, दीवान नियुक्त किया गया था, ये याद रखिएगा। और ये राय दुर्लभ जो था ये बंगाल के नायब थे, कहाँ के, बंगाल के। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है? तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाते हैं तो जितने भी सदस्य होते हैं ना, उनमें उनका 1/4 भाग उस पर सिग्नेचर जरूरी होता है। तो अभियोग लगाने वाले सदन की संख्या का कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये BCD क्यों नहीं होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि उपस्थित जरूरी नहीं है, जितना सदन में टोटल सदस्य होते हैं ना, उनकी 1/4 सदस्य का सिग्नेचर आवश्यक है, तब उस पर हम जाके महाभियोग लगा सकते हैं राष्ट्रपति पे। अब चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर में बोल रहे हैं क्या, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, इसका आंसर हो जाएगा ए। 12 में चलते हैं। अब 12 में क्या बोला है, पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश की प्रयास किए गए थे? तो ये कौन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। ये त्रिस्तरीय सिफारिश प्रस्तुत किया था, कौन सा स्तरीय, त्रिस्तरीय। अगर पूछेगा 2 स्तरीय कौन दिया था, 2 स्तरीय अगर बोलता तो ये कौन हो जाता, अशोक मेहता हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम दिया था वो कौन दिया था, बलवंत राय मेहता। उसके बाद 13 नंबर में बोला है कि फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ये जीता था किसको, दक्षिणी अफ्रीका को हरा करके, दक्षिणी अफ्रीका को हरा करके ये जीता था ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप। अब 14 में चलते हैं हम लोग। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, अगर कब का पूछा है, जनवरी 2023 का। जनवरी 2023 में कौन सा स्टेशन है, अस्का है। अगर यहाँ पूछता है, अगर 2021 का 22 में नहीं दिया गया था, 2021 का पूछता तब क्या हो जाता, सदर बाजार हो जाता है। 15 में फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको हम देखते हैं डिटेल्स में। बोला कि मेरे पास 7250 हैं, मेरे पास 7250 क्या है, रुपया है। मैं धन को इस प्रकार बांटना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बांटी गई राशि उन लोगों की संख्या के बराबर हो। अगर यहाँ पे देखिए एक ट्रिक, ये आप लोग याद रखिएगा कि बराबर संख्या जब ही बोलेगा तो समझिएगा कि ये पूर्ण स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 7250 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप लोग को निकालने के लिए आता होगा। तो इधर से हम जोड़ा लगाते हैं, तो 2 जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, तो इसको इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं कि कितना हो रहा है। तो हमको 8 8 64 यानी ये 8 बार में लग रहा है, यहाँ 8 बच रहा है, इसको जोड़ना है, 8 8 16 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों उतारते हैं एक साथ, क्योंकि पेड़ इसीलिए लगाए हैं। अब यहाँ से 5 बार में लगाएंगे हम, 5 बार में जब लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 25 56 34 2 32 55 5 3 8, ये 25 बच रहा है, यानी 25 बच रहा है। तो यानी 7250 यानी पूर्ण स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 25 इसमें अगर कम रहता, 25 कम रहता, यानी कि 7200
25, ये पूर्ण वर्ग है, तो हमारे पास शेष कितना रुपया बच जाएगा, 25 रुपया बच जाएगा। तो वही बोला कि मेरे पास अभी भी जेब में कितने रुपया बच जाएंगे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बनाइएगा जब भी ये सवाल आएंगे। तो 16 नंबर में देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो रेड क्लिफ आप लोग को पता होगा, रेड क्लिफ यानी खतरा का संकेत है। किससे होता है खतरा, पाकिस्तान से, ऐसे याद रख सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, रेड क्लिफ है। और भारत और चीन के बीच कौन सा लाइन है, मैकमोहन है, मैकमोहन रेखा है। और भारत और, ठीक है, ये भारत और नेपाल के बीच में काली नदी है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था। तो ये कौन हो जाएगा, एच.डी. देवगौड़ा, ठीक ना। एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के समय में क्या थे, विधानसभा का सदस्य था। उसके बाद 18 हम देख रहे हैं, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। अगर पूछा क्या, भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह में है। ये समुद्र तट में है, निकोबार द्वीप समूह है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर पूछता है कि स्थलीय भाग का सबसे दक्षिणी भाग क्या होता है, यानी स्थल वाला बोलता तब क्या होता है, ये हो जाता है क्या, कन्याकुमारी अंतरीप हो जाता है। लेकिन ये पूछा है सबसे दक्षिणतम छोर, तो ये याद रखिएगा कहाँ पे है, निकोबार के इंदिरा पॉइंट में है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है। जीएनपी का मतलब होता है कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और जीडीपी का अर्थ होता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये अपने देश में अंदर जो भी शुद्ध आय होता है उसको बोलते हैं, ये संपूर्ण आय को बोलते हैं हम जीडीपी। तो जीडीपी में से जीएनपी को अगर माइनस करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, क्या प्राप्त होता है, शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ कहाँ पे है, विदेशी, तो यहाँ पे है विदेशियों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यही हो जाता है इसका आंसर। 20 नंबर में, बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, रोहतास में। और भारत में अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा पायराइट कहाँ पाया जाता है, वो भी बिहार में, और बिहार के कहाँ पे, रोहतास में। 21 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। यह किसने कहा था, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ये याद रखिएगा आपको ये क्वेश्चन का। चलिए अब 22 में चलते हैं। बैस में क्या है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था। ये किसने कहा था, ये कहा था आपको जाकर के कौन, जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा ये पॉइंट। उसके बाद 23 में है, 17 फरवरी 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन ने अभ्यास कहाँ आयोजन किया। तो ये कहाँ क्या था, ये शिगा प्रांत था जापान में, यहाँ पे ये आयोजन हुआ था धर्म गार्जियन का युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और जापान के बीच में होता है। 24 में है, किस राज्य में मरचा चावल को जीआई टैग मिला। तो आपको याद रखना है, मरचा चावल का जो जीआई टैग मिला है ये किस राज्य में है, ये आपको जाकर के है बिहार में। उसके बाद है 25 में, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो कौन बने हैं 78वें ग्रैंड मास्टर, ये आपको याद रखना है, कौस्तभ चटर्जी। कौन सा है, कौस्तभ चटर्जी। 26 नंबर के क्वेश्चन में, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ये किसे सम्मानित किया गया है, ये योगी आदित्यनाथ को, यूपी के जो सीएम है ना, उन्हें ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर 27 में देखते हैं, 27 में फिर एक मैथ का क्वेश्चन है, 40 आदमी, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को, तो मैं इसको डिटेल से बताता हूँ। क्या बोला कि 40 आदमी किसी काम को एक नियत समय में कर लेते हैं, यानी 40 आदमी हैं, इसको 40M लिखते हैं, ठीक ना। एक नियत समय उसको मान लेते हैं x दिन में, ये 40 आदमी जो है ना x दिन में कोई काम करते हैं, ऐसे बनाना है। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाए, कितना आदमी लगाया है, 30 आदमी, तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिन लगेंगे। यानी पहले अगर x दिन लगता है तो अब कितना दिन लग जाएंगे, x + 6, तो इसको अब गुना करना है x + 6 से, दिन लगेंगे। तो बस यही दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, ये m से m कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे 4x बराबर क्या आ रहा है, 3x + 3 × 6 = 18। तो यहाँ से x का मान क्या आ रहा है, 18।
तो आप लोग याद रखिएगा एक्स का मान क्या आ गया 18। तो यहाँ से अगर कुल काम निकालेंगे तो 40m गुना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, एक्स का मान आ गया। अब क्या बोल दिया कि 60 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, तो नीचे से 60 से भाग कर देना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 तिया 18, तो कितना हो गया 4 तिया 12m, यानी 12 आदमी लगेंगे। सॉरी कितने दिन लग जाएंगे, यहाँ तो आदमी था ना, एम से एम कट गया, 4 तिया 12 दिन लग जाएंगे काम को ख़त्म करने में अगर 60 आदमी रहेंगे तो। स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना ग्रहण करता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना, ये हमेशा 1% ग्रहण करता है, ठीक ना। अगर पिरामिड रहता है ना तब उसमें 10% रहता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पौधे सूर्य से कितना प्रकाश ग्रहण करता है, तो वो याद रखना आपको 1%। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता आपको याद रखना है कब मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। इस तरह से आप ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर देखते हैं, बिहार के राजगीत स्टेट सॉन्ग के रचयिता कौन है, तो ये कौन है आपको याद रखना है, AR चिश्ती है। कौन है, AR चिश्ती। 31 नंबर में देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये है दमन एवं दीव। कौन सा है, दमन एवं द्वीप का केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। 32 नंबर में देखते हैं, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। कौन थे वो, अलंकरण क्या होता है, जो भी टाइटल मिलता है ना, वो उपाधि भारत सरकार को लौटा दिया था, तो वो कौन था आपको याद रखना है, जमनालाल बजाज, ये याद रखिएगा। उसके बाद है 33 में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा ये जिम कॉर्बेट कहाँ है, ये आपको उत्तरांचल जिसको बोलते हैं उत्तराखंड में है। 34 में, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, ये पंचशील समझौता कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कब हुआ था, 1949 में हुआ था। 35 में क्या बोल रहा है कि एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है इनके लेखक, PK शाही। इसको याद रखिएगा, कौन है इन पुस्तक के लेखक, PK शाही। 36 में क्या बोल रहा है कि 16 फरवरी 2023 से किसने DGCA के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है, तो ये कौन हो जाएगा, विक्रम देवदत्त। सॉरी आपको याद रखना है विक्रम देवदत्त, ये कौन बन गए हैं, DGCA। अब आगे बढ़ते हैं, 36 तक हो गया है। 37 में देखिए क्या बोल रहा है, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हो जाएगा, ये कहाँ होगा 2023 में दिसंबर में, ये हो जाएगा आपको जाके तिरुवनंत में। कहाँ हो जाएंगे, तिरुवनंत में। और 38 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब ये भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल्स में बताते हैं किस तरह से, अगर ये क्वेश्चन बार बार पूछता है इसको कैसे पहचानना है, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है, या अरेंज करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम कोई दो को कंपेयर करते हैं, ये दोनों में 6/7 और 5/6, दो भिन्न ले लिए। अब देखिए इससे आगे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। जब 6 से 6 करेंगे यहाँ 36 लिख देना है, और 7 को 5 से करेंगे यहाँ 35 लिख देना है। अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, ये 36 बड़ा है, इसका मतलब 6/7 बड़ा है किससे, 5/6 से। ऐसे याद रखिएगा, 6/7 जो है ना, 6/7 बड़ा है किससे, 5/6 से। इसी तरह से आगे देख सकते हैं आप दोनों में से 5/6 और 7/8 को देखिए, तो नीचे से ऊपर वाला को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 × 42, 6 × 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8×5 = 40। तो यहाँ पे ये इससे बड़ा हो गया कौन, 7/8। अब ये दोनों में देखते हैं लास्ट के दो में, 7×5 = 35 हो जाएंगे, ये 35, और ये 8 × 4 = 32 हो जाएंगे, यानी 7/8 भी बड़ा है किससे, 4/5 से। अब देखिए अब बच गया क्या, 5/6 से बड़ा दो चीज़ निकल रहा है, कौन कौन, ये और 7/8। तो इन दोनों में देखेंगे 8×6 = 48 और 7 × 49, तो ये कौन सा बड़ा हो जाएगा, 49/8, यानी 7, ये 49 7/8 वाला, तो 7/8 कहाँ है, ये C। तो ये ऑप्शन आपको बड़ा हो जाएंगे। या आपको इसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है,
सबसे पहले इसमें ऐसे करके 7 पंचे जैसे कि आपको लिख लेना है 2 करके, 6 36 और 35, यहाँ 36 लिख लेंगे और 36 हो गया, इन दोनों गुना करेंगे 35, ये लिख लिए। आगे देखते हैं, फिर ये दोनों में देखेंगे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 7 छाके 42, ये दोनों में देख लिए। अब ये अंतिम के दोनों में दिखते हैं, 7 पंचे 35 और चौका 32। अब देखिए यहाँ से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, इसे अरेंज करके कंपेयर कर लेंगे तो ये यही ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं 39 में। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या है, 165 से कितना हो गया 195, 165 से 195 होने में कितना बढ़ा 30 बढ़ा, फिर 195 से 225 गया तो कितना बढ़ा है 30 बढ़ा है, लेकिन फिर उसके बाद 225 से 285 जाने में कितना हो गया 60 बढ़ रहा है, और 285 से फिर 345 बढ़ने में कितना हो रहा है 60 बढ़ रहा है, यानी 30 30 60 60। अब इससे आगे क्या हो जाएगा, यानी 30 को एक बार 1 से गुना कर रहे हैं, इसको 1 से गुना कर रहा है, फिर इसको 2 से गुना कर रहा है, फिर 1 से गुना कर रहा है, फिर अब हम कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, 60 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120, तो इसमें 120 जोड़ देंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 465। तो 465 कहाँ है, ये आपको हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए 40 में देखते हैं। 40 में बोला है कि दिए गए पैटर्न में उस संख्या का चयन कीजिए जो इसे प्रश्न के स्थान पर आ सकती है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएंगे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 18 को जैसे 2 से गुना करेंगे 36 होगा, और यहाँ पे 18 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सेम इसी तरह से 13 को 2 से गुना किया तो 26 हुआ, 5 से गुना किया तो 65 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 15 को 5 से गुना किया हुआ है, यानी 5 से तो गुना हम कर लिए हैं, लेकिन 2 से गुना करना बाकी है, क्योंकि सब में 2 से गुना होता है। तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं पैटर्न, 2 को शुरू में देख लेंगे और आगे का पैटर्न इस तरह से ढूंढ सकते हैं। 41 में देखिए, फिर इसमें आपको हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये 16 दूनी 32, 9 दूना 18, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 10 दूना 20 और 20 दूनी 40, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 42 में देखिए, इसको हम सबका वैल्यू पता होना चाहिए आपको, अगर वैल्यू पता है इसमें रखेंगे तो सब ये बन जाएगा। 10 30 का मान कितना होता है आपको ये याद रखना है। देखिए एक सेकेंड आपको यहाँ से बताते हैं। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 उसका 1/ इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है प्लस देंगे। साइन 90 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ये लिखेंगे। उसके बाद कोट 60 का मान कितना होता है, ये आपको होता है 1/√3, 1/√3 इसका स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद साइन 30 है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर है यानी 1/4 हो जाएगा। और कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, इस तरह से लिख लिए। तो पहले ऊपर वाला का वैल्यू लिए फाइंड कर लेते कितना होता है, ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर 1/3, यहाँ से ये आ गया 1, और फिर यहाँ से इसका स्क्वायर हो गया 1/3, और ये हो जाएगा 1/8, ठीक ना। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे में हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8, 8 या 24, ये हो जाएगा 24, 3 8 24, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3, यहाँ लिख लेते हैं कहीं, तो 3 8 3 11, 11 24 35, 35 35 8 43, 43/24, तो ऊपर में कितना आ गया 43 आ गया, ठीक ना। ऊपर में कितना आ गया 43 आ गया। तो आपको नीचे सॉल्व नहीं भी करेंगे तो हम आंसर यहाँ से निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये 43 आ गया, 43 एक ही को ऑप्शन में हमको दिख रहा है बी में। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए 42 में देखते हैं, गोल गुम्बज किस सदी में बनाया गया था, तो आपको याद रखना है इसमें किस सदी में बनाया गया था गोल गुम्बज, ये बनाया गया था 16वीं शताब्दी में। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवा किसके दरबार से संबंधित थे, तो किसके दरबार से संबंधित थे, ये थे बिंबिसार के राज दरबार में रहते थे। कौन वेद जो है थे ना जीवक, ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। 45 में देख रहे हैं, निम्न में से संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागमन का वर्णन है, किस भाग में है, तो ये आपको याद रखना है।
ये भाग है ये 14 का क। ये याद रखिए 14 का क में ये क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य का समागमन है। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? आपको याद रखना है ये हरि सिंह नलवा, ये जो थे ना, ये कूका आंदोलन का स्थापना मतलब आरंभ किया था। उसके बाद 47 में है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ये कहाँ है इंडिया हाउस? ये इंडिया हाउस ये इंग्लिश वर्ड है, आपको याद रखना है, ये कहाँ है? लंदन में है। 48 में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो गरबा कब होता है? नवरात्रि के दिन मनाया जाता है। ये सेम इसी प्रकार से बिहार में भी होता है, ठीक ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? झुमरी। झुमरी जो है ना किसके समान है? ये गरबा के समान है। ये बाकी एक याद रखिएगा कजरी भी बिहार का है, विदेशिया नृत्य भी बिहार का है, और जट-जटिन भी बिहार का। एक और याद रखिएगा कौन सा? सेमा चकावा। सेमा चकावा। तो ये सब नृत्य याद रखिएगा बिहार का है। 49 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो आपको याद होगा कौन सी हो जाएगी? तो आपको यहाँ से याद रखना है कौन सा हो जाएगा आपको। 8 को 32 320 है, 5 को 20 2 हाँ 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी। हम गुना इसलिए कर रहे थे, हम देख रहे थे कितना समय। तो आपको ये भी याद रखना है कि 5.5 घंटा जो है ना अपना इंडिया का टाइम ये आगे चलता है। तो इसको हम कैसे यहाँ से फाइंड करेंगे? देखिए 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। तो 82.5 को हम अगर 4 मिनट से गुना करेंगे तो पहले 80 को करेंगे 4 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 80 गुना 4 यानी हो जाएगा ये 320 मिनट हो जाएगा। और बच गया अढ़ाई 2.3 यानी ये अढ़ाई इसको मान के चलते हैं, 60 में 1 हो जाता है। तो इसको गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना मिनट हो गया? 320 और 10 330 मिनट हो गया। तो 330 में कितना हो गया? 5 घंटा और आधा घंटा यानी 5.5 घंटा का आगे रहता है। इसलिए हम ये अगर आप भूल जाइएगा तो इस तरह से गुना करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया 49 तक। अब चलिए 50 में चलते हैं। 50 में क्या बोल रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। कितने ईस्वी में किया था? 1784 ईस्वी में किया था स्थापना। कौन सा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। 51 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 51 में बोल रहा है कि नयानार कौन थे? तो ये नयानार जो है ना शैव संत थे। कौन थे? ये शैव संत को नयानार बोलते हैं। अलवर किसको बोलते हैं? वैष्णव को। अलवर किसको बोलते हैं? अलवर बोलते हैं वैष्णव को। ऐसे याद रखिएगा। कुछ ट्रिक याद रखिएगा, जैसे अलवर में वह है तो वैष्णव में वह है, इस तरह से याद रखिएगा। और नया सेब को नयन बोलते हैं, सेब नयन, इस तरह से याद रखिएगा कुछ। 52 में देखते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस का जांच समिति का रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? ये किसको सौंपा गया था? ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को, ये इसका कार्य सौंपा गया था। 53 में देख रहे हैं ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ग्राम पंचायत का जो आय का स्रोत है ना, ये कौन सा स्रोत है? ये मेला एवं बाजार कर है। कौन सा है? मेला एवं बाजार कर है। बोल रहा है कि 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आपको याद रखना 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? अनुसूची 12 जोड़ा गया था। अगर 73वां पूछता है इनमें कौन सा सूची जोड़ा गया था? 11वां। 55 में देख रहे हैं भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासन काल में बनाया गया था? तो आपको ये पता होगा ये किसके शासन काल में बनाया गया था? शेरशाह के समय में। जब हुमायूं युद्ध करने के लिए गया था किससे? शेरशाह से। तो उसी समय में वापस आने के क्रम में शेरशाह जब वहाँ से रिटर्न हो रहे थे हुमायूं, तो शेरशाह उसी के पीछा करते हुए और उसी समय में ये रोड का निर्माण कराया था। उसका नाम था क्या था? GT रोड। आप लोग को याद रखिएगा, जिसको NH1 और NH2 भी बोलते हैं। ये दोनों का सम्मिलित रूप है GT रोड। और कहाँ से कहाँ तक है? ये अमृतसर से कोलकाता तक है। कहाँ से कहाँ तक है? अमृतसर से कोलकाता तक है। अब 56 में देखते हैं क्या बोल रहा है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो याद रखना है कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिनमें से सिर्फ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। और पूछता है कि तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाता? भीमराव अम्बेडकर। कौन हो जाते हैं? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। 57 में है
गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण से कौन सा नदी मिलता है? सोन नदी मिलता है, जो कि कहाँ से निकलता है? अमरकंटक श्रेणी से निकलता है। दक्षिण और ये पटना के नज़दीक एक जगह है, वहाँ पे जाके ये गंगा से मिल जाती है। चलिए 58 में देखते हैं, स्कूल टू स्टार्टअप्स इनिगेटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 किस दिवस की थीम थी? ये किसका थीम था? ये था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 59 में है, 59 में क्या बोल रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की? ये कौन सा कंपनी है? ये हुआ है एडिडास। एडिडास को ये स्पॉन्सरशिप मिला है, यानी टी शर्ट पहनेंगे उस पर इसका ब्रांड रहेगा एडिडास का। इस तरह से स्पॉन्सरशिप किट मिला है किसको? एडिडास को। फिर ये 60 में मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, तो आपको पता होगा कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना दे रखा है? 1232। यहाँ 1232 के बराबर कर लेंगे। और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी एच का मान दे रखा है कितना? ये एच की जगह हम 24 लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 और यहाँ से 22/7 और यहाँ से आर स्क्वायर और गुना और एच की जगह कितना लिखेंगे? 24। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1232 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे, ये कट रहा है 3 8 है 24, 8 बार में कट रहा है। और ये 8 से इसको ऐसे काटेंगे, 8 का 8, 4 8 5 40, 8 चौको 32, 154 आ रहा है। और ये 22 को काटेंगे कितना बार में? ये 7 बार में। तो आर स्क्वायर का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना आ रहा है? 7 × 7। फिर इसका स्क्वायर आर का मान निकालेंगे तो यह पेयर लग रहा है, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आर का मान यहाँ से हमको 7 निकल गया, तो याद रखना है 7 निकला है। तो आर का मान यहाँ हम देखते हैं, यानी त्रिज्या कितना हो गया? 7, ऊंचाई कितना हो गया? 24। अब तिरछी ऊंचाई, तो इस क्वेश्चन में आर का मान आया था 7 और यहाँ से ऊंचाई दे रखा है कितना? 24। तो इसमें शंकु का जो होता है तिरछी ऊंचाई हम निकालेंगे, जिसको बोलते हैं एल। एल का फॉर्मूला क्या होता है? √h² प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? h², 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? इसका मान ये 25 आ जाएगा। आप लोग जोड़िएगा तो 625 का रूट निकालेंगे तो 25। तो यहाँ से हमको ये क्या निकल गया? एल का मान निकल गया। तो अब क्या निकालना है? वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है? तो एक सेकेंड। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आर का मान निकल गया, तो वो होता है पाई आर एल। ये हो गया, तो 22/7 हो गया। आर का मान हम लोग निकाले थे कितना? 7। और एल का मान निकाले थे कितना? 25। तो यहाँ से देखते हैं 7 से 7 कट गया और 25 को 22 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 550। तो आप लोग ये डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 550 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 61 में क्या बोल रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? ये आपको पता होगा। ये किसके बराबर होता है? 10⁻³ के बराबर होता है। ये हो गया, ठीक ना। अब 62 में देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। तो दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इनके लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं? ये हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगर पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में, तब कौन सा हो जाता है? उत्तल लेंस। इस तरह से आप बोल सकते हैं। चलिए अब 63 में देखते हैं। 63 में ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश किरण पुंज वायु से होकर एक द्रव में, यानी ये एयर है, ये लिक्विड यानी वाटर है, गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित होती है। यानी क्या बोल रहा है कि जब ये क्या एयर से किस में आता है? वाटर में आता है। तो ये थोड़ा सा जाना चाहिए इसको इधर, ये थोड़ा सा विचलन हो जाता है। कितना डिग्री का? ये 15 डिग्री का विचलन हो जाता है। कितना डिग्री का? 15 डिग्री का। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है, ये कितना, ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। और जब ये जाना चाहिए इसको, तो ये पूरा कितना बनेगा? 60 बनेगा, लेकिन ये 15 तो विचलन होकर इधर आ गया, तो ये कितना बच गया? 45। ये तो यहाँ से हमको पता चल गया कि आई का मान तो पहले जो कोण दे रखा है वो 60 हो जाएगा और आर का मान यहाँ से आ जाएगा कितना? 45 डिग्री। आप लोग अपवर्तनांक में पढ़ चुके होंगे, म्यू बराबर होता है sin i/r।
साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला, आप लोग याद रखिएगा। तो साइन आई, आई की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2, और उसके बाद साइन आर, आर की जगह कितना आ जाएगा 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। तो इसको फटे से लिखते हैं ऊपर में, तो ये आपको हो जाएगा कितना √3/2, नीचे में था √2 तो √2 ऊपर चले जाएगा बटे 1। अब इसको देखिए हम ये 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, यहाँ से ये √2 से √2 कट गया, ये तो पहले हट गया, तो बच गया क्या √3/√2 यानी √3/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको ये बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पूरा अच्छा से बनाइएगा। चलिए अब 64 में देखते हैं क्या बोल रहा है कि 0.10 डिग्री आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से इतना विभव वाले बिंदु ए तक ले जाना है। बनाए कोई आवेश बी से हमको कहाँ तक ले जाना है, ए तक ले जाना है, और एक का मान दे रखा है ये 15 वोल्ट है, ये कितना है 135 वोल्ट। हम पहले विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर किसको बोलते हैं, दो विभव के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 120 वोल्ट। ये हो गया। ले जाने में कार्य, W का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है यहाँ से हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा गुना 0.1 हो जाएगा, तो इसको गुना की जगह 12 जूल आएगा। यानी हम यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा W बटे Q, यानी W बराबर क्या हो गया VQ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, इससे ये सवाल बन जाएगा। चलिए अब 65 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो जल्दी अगर आप लोग यहाँ तक है, अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो इसका PDF दे देंगे, उसको आप लोग देख सकते हैं इसका और डिटेल सोल्यूशन। तो हम इसमें अच्छा से बताते हैं। तो संलग्न चित्र में 2 बिंदु, इसमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी ये 2 ओम है, इसको ओम पढ़ते हैं, ये 2 ओम, ये 2 ओम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समांतर में है, इस तरह से इसको बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में हम उल्टा करके जोड़ते हैं, यानी 1/2 जो भी दे रखा है उसका उल्टा करके 1/2। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में कितना ओम हो गया, 1 ओम हो गया, और ये पहले से कितना है 2, तो ये सीरीज में आ गया, यहाँ से 2 हो गया, फिर यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2 1 1, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 3 ओम। चलिए अब 66 में देखते हैं क्या बोला कि सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा। ये फार्मूला ये बोल रहा है कि आपको एक फार्मूला याद रखना, आप लोगों को लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पे। C/5 होता है, ठीक ना, F-32/9 होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक ना। और आगे अगर आप लोग रिलेशन लिखना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा R/4, और इसके आगे हो जाएगा K-273/273 आपको ये कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 280 यानी 9, ये याद रख सकते हैं। तो किन दोनों में रिलेशन मांगा है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, तो बाकी ये दोनों को रखेंगे और बाकी को हटा देना है। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और उसके बाद बाकी को रखते हैं। तो यहाँ से देखिए F-32/9 बताए थे आप लोग को, और C/5 बताए थे। तो C की जगह पर हमको क्या रखना है, सॉरी अभी नहीं रखना है C/5, तो F की जगह हमको क्या रखना है 5 रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे रखते हैं 5 - 32/9 हो जाएगा, और यहाँ पे C/5 ये हो गया। अब यहाँ से जब इसमें घटाएंगे कितना, 32 में से 5 में से 32 जाएगा तो माइनस का 27 बचेगा, ठीक ना। और ये कट रहा है कितना, माइनस का ये 3 बार में, तो यहाँ से ये इसको गुना करेंगे, ये 5 ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 15, यानी C का मान कितना आ गया -15। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर D में है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। 67 में देखते हैं निम्न में से कौन सत्य है, तो इनमें से कौन सा सही है ये बोल रहा है। तो इसको हम जब देखेंगे तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए इनमें से ये NH3O2 को जब रिडक्शन करेगा तो NO+CH2 बनेगा, तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए अब 68 में जाते हैं। बोला कि यदि घोल से धातु A तथा धातु B को प्रतिस्थापित करती हैं तो धातु A क्या होगा। क्या बोला कि यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है, यानी ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन धातु A, किसके कंपैरिजन में, B की तुलना में। तो वही बात बताना है, तो B की तुलना में अधिक क्या है प्रतिक्रियाशील, तो ऑप्शन इसका A हो जाएगा। तब तो उसको हटा रहा है ना,
अगर क्रियाशील नहीं रहता उसको हटा ही नहीं सकता था, रिएक्शन होता ही नहीं। ये हो जाएगा 68 में। अब सफ़ेदा क्या है, ये सफ़ेदा का फॉर्मूला आपको याद रखिए, लेड का ये अयस्क होता है, किसका अयस्क होता है, लेड का अयस्क होता है, इसका फॉर्मूला होता है PbCO3 और PbO, ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला होता है, अयस्क है ये। 70 में क्या बोल रहा है कि मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, मियोसिस के किस फेज पे, तो ये हो जाएगा आपका एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट की जगह मियोसिस का आधा सूत्र हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। 71 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, तो आपको देखना है, जैसे रामसर सभा ये वायु प्रदूषण, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, मोंटेगो ये रियो सभा धारणीय विकास, तो आपका ये रियो सभा धारणीय विकास नहीं होगा, ये गलत है, ठीक ना, और बाकी सब सही है, सॉरी मिस्टेक हुआ, ये सही है। रामसर ये जो है ना, ये नम भूमि के लिए होता है, किसके लिए, नम्न भूमि के लिए, तो इनमें से ये गलत हो गया और बाकी सब सही है, ये मिस्टेक हो गया था। 72 में देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम है, प्रोटीन संश्लेषण का बोल रहा है कि सही क्रम इनमें से कौन सा है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा DNA से RNA बनता है, और ठीक है ना, DNA से क्या बनता है, RNA, उसके बाद अमीनो अम्ल, उसके बाद प्रोटीन बनता है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण से होता है, ये नाइट्रेट होता है, ठीक ना, तो क्लोराइड की ये TDS में ये हो जाएगा मिथोग्लोबिन, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिथोग्लोबिन, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि मिथोमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब 74 में देखिए, कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, यदि उस पर कोई बल, बोला कि कोई वस्तु है ना, ये स्थिर है या चल रही है या रुकी हुई है, कुछ भी हो, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल नहीं लगाते हैं तब तक वो वही अवस्था में रहेगा। ये कौन सा नियम बोल रहा है, ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम बोलता है, कौन सा नियम, प्रथम नियम बोलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, ये याद रखिएगा आप लोग, एक पॉइंट, जड़त्व का नियम को ही न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलते हैं। 75 में क्या बोला है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा पर ओम पर मीटर होता है, तो यानी ये इसका हो जाएगा पर ओम पर मीटर। अगर बोलता है सिर्फ विशिष्ट प्रतिरोध का बोलता है तब क्या होता है, ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर होता है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। अगर विशिष्ट चालकता बोल रहा है तो इसका उल्टा कर देना है, ओम मीटर यानी 1/ओम मीटर, ये ऊपर जाएगा तो -1 आ जाता दोनों पे। अब 76 में देखते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, इनमें से सही मिलान करना है। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, ये सही मिलान है, 3 का C हो जाएगा, ठीक ना। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक ना। और सॉरी 1 किलोवाट जो होता है ना, ये किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, और किलोवाट में होता है 1000 वाट, और वाट का होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है, ये मात्रक होता है। तो 1 का A हो जाएगा, ठीक ना, और 2 का C हो जाएगा, 1 का A 2 का C किस में है, इसमें है, और 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपको B, 3 का B इसमें है, तो 1 नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा। अब चलिए 77 में चलते हैं, 77 में क्या बोल रहा है। अब देखिए, अब आपको प्रकाश का वेग जब भी होता है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, किसमें सबसे ज़्यादा, किसमें होता है, निर्वात में, तो निर्वात में यहाँ C दे रखा है तो C ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद वाटर में होता है तो VW हो जाएगा, और सबसे कम किस में होता है, ग्लास में होता है, तो यहाँ पे VG हो जाएगा। ये किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको हो जाएगा C में सबसे ज़्यादा, उसके बाद वाटर, फिर ग्लास, ये ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 78 में क्या बोला है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो अम्ल क्या बोलता है कि खट्टे जो होते हैं, अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है, और नीले लिटमस पद को क्या कर देता है, लाल रंग में बदल देता है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। तो अम्ल जब भी खट्टा रहेगा और नीले लिटमस पद को लाल रंग में बदल देगा, अगर यही क्षार रहता है तो क्या करता है, लाल लिटमस पद को नीला में बदल देता है, यानी इसका उल्टा कर देता है, लेकिन उसका स्वाद कैसा रहता है, कड़वा रहता है। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है, नाइट्रोजन किस आवर्त सारणी में है, तो ये 5वें वर्ग में है। ये जब मेंडलीव के आवर्त सारणी आए थे उस समय में ये किस में थे, 5वें वर्ग में थे, और अभी वर्तमान में कौन से समूह में है, 14 गुण में, 14 समूह में है। ये जब मोसले दिया था आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, कौन, मोसले, तब ये अभी कौन सा है, 14 समूह में है। और आवर्त पूछिए तो कौन सा आवर्त हो जाएगा, दूसरा आवर्त, दूसरा,
ये याद रखिएगा। तो आप लोग 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हाइड्रोजन का 1, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद हो जाएगा नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इस तरह से हम 20 तक बता दिए। आप लोग इस कम से कम 20 तक याद रखिएगा तो बहुत, मतलब इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। इसका 1, इसका 2, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5, इसका 6, इस तरह से आगे ये सीरियल वाइज हम लिखे हुए हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, उसको याद कर लीजिएगा। 80 में क्या बोल रहा है कि 46 ग्राम सोडियम। अब देखिए यहाँ पे ये मोल का क्वेश्चन है। आपको पता है कि 1 मोल में जो होता है ना परमाणु का कितना क्रम होता है, 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। वो कितना होता है 1 एवोगाड्रो नंबर में? 6.022। ये डायरेक्ट पूछता है कि 1 एवोगाड्रो में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 गुना 10⁻23 होता है। लेकिन आपको जब पता होगा, हम यहाँ किसका बात कर रहा है? सोडियम का। सोडियम का परमाणु संख्या हम बोले थे याद करने के लिए, कितना होता है? 11। अब परमाणु द्रव्यमान पूछे तो वो कितना होता है? 23 होता है। यानी सोडियम का अगर जब भी 1 मोल रहेगा तो उसमें कितना परमाणु द्रव्यमान रहेगा? 23। लेकिन यहाँ 46 ग्राम लिया, इसका मतलब 2 मोल किसका बात कर रहा है? 2 मोल सोडियम का बात कर रहा है। तो 1 मोल में जब इतना कण रहता है तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? इसका दुगुना हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना 6.22, तो 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा? 4 और 10⁻23। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए 81 में देखते हैं। स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? तो स्तनधारी के हीमोग्लोबिन में कितना प्रतिशत होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है? ये आपको हो जाएगा 34%। कितना हो जाएगा? 34% होता है। चलिए 82 में जाते हैं। भूटिया एक नस्ल है, ये किसका नस्ल है? ये एक घोड़े का नस्ल है। आपको याद रखना है, भूटिया जो है किसका नस्ल है? एक घोड़े का नस्ल है। उसके बाद 83-84 देखते हैं। 83 में क्या बोल रहा है? अमाशय में HCl का स्रवण होता है। ये कहाँ से होता है? गैस्ट्रिन, हिस्टेमिन, वेंगस तंत्रिका प्रेरक है ये। तो ये सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक ना। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। बोला कि एक लोहे का हम गेंद लेते हैं। किसका गेंद? एक लोहे का गेंद लेते हैं। इसको हम एक लोहे का ऐसे गेंद ले लिए और एक बाल्टी में क्या भरा हुआ है? मरकरी यानी पारा भरा हुआ है। जब इसमें हम गिराएंगे तो ये क्या होगा? ये गेंद क्या होगा? अब देखिए इसका घनत्व जो होता है ना, डेंसिटी, वो 14 के करीब होता है, इसका होता है 8 के करीब। जब इसका किसी का भी डेंसिटी कम होता है ना, वो उस पर तैरने लगता है। तो इस पर आके ये नीचे नहीं जाएगा, इस पर तैरने लगेगा। अगर ये उल्टा होता तब ये इसमें तैरने डूब जाता अंदर में। तो क्या हो जाएगा? बाल्टी की गेंद बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी नहीं, यह पहाड़ या पर्वत की सतह पर तैरेंगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 85 में देखिए क्या बोल रहा है। 85 में बोल रहा है कि पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स क्या है? तो ये क्या होता है? मनुष्य में रोग प्रतिरोध क्षमता नष्ट होता है, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। तो सबसे पहले देखिए चमड़े का तो कैंसर होगा, 3 तो ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए शैवाल उत्पादन में हो जाएगा, उसके मनुष्य के रोग प्रतिरोध क्षमता नष्ट करता है, ठीक है। 3 1 भी हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 85 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आप आगे देखते हैं 86 में। 86 में क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI में माइक्रोमीटर, गीगामीटर और फर्मीमीटर का अर्थ क्या होता है? तो देखिए माइक्रोमीटर कितना होता है? आप लोगों को माइक्रो का शब्द जब भी याद रहेगा, माइक्रो में होता है 10⁻⁻6। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 एक ही ऑप्शन में है, तो सबसे पहले इसी को टिक करके निकल जाएंगे। बाकी गीगामीटर 9 होता है और फिर फर्मी होता है 10⁻15, जो कि परमाणु की त्रिज्या होता है, फर्मीमीटर में मापा जाता है। 87 में देखिए अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे इसमें। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूज स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। अब इसमें क्या बोल रहा है, जब ऊपर में पढ़िएगा ना, इसका क्या निकालना हमको, इसके समानार्थक शब्द आपको बताना है कि रिड्यूज का अर्थ क्या होता है। तो रिड्यूज का अर्थ होता है कि घटाना, कोई चीज़ को डिक्रीज करना, यानी कट डाउन करना। क्या हो जाएगा? कट डाउन। किसी का साइज है, इसको कट करके कम कर दिए, यानी कट डाउन कर दिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 87 हो गया। अब 88 में देखते हैं।
88 में यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा तो इसको ये है, आपको पढ़िएगा इंग्लिश में जाके ग्रामर में, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी एक्टिव से अथी नरेशन का ये चैप्टर है। तो अच्छा, सबसे अच्छा इसमें क्या होगा, तो हम लोग इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर, बोला कि समथिंग कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइट किसका, माइट जो है ना मे का फॉर्म होता है, माइट किसका फॉर्म, MAY, मे का V3 फॉर्म होता है माइट। तो सबसे पहले माइट मे किस में है वो देखेंगे, एक ही ऑप्शन में यहाँ पे हमको दिख रहा है मे, तो इसका डायरेक्ट ऐसे मे हो जाएगा, ठीक ना। तो वर्ब ये हमेशा जब भी क्या बोलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप लगता है, इसलिए यहाँ तीसरा रूप है तो उसका पहला रूप हमको ढूंढ के उसकी उस तरह से हमको बनाना है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा D। 89 में देखिए क्या बोला, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर द रेंटलेशन एक्ट। तो ये हो जाएगा कि करेक्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इट हैज स्पेशलाइज जंक्शन ऑर्गेन्स विच गिव्स इट अ heightened nose when to lie low because sense of smell to detect pretty। देखिए सबसे पहले हमको नाउन को ढूंढना, नाउन कौन सा है, यहाँ से हमको पता है कि नाउन क्या है, क्यू से स्टार्ट होगा वर्ड, वर्ड कहाँ से क्यू स्टार्ट होगा, क्यू, सबसे पहले क्यू आएगा। यानी ऑर्गेन, ऑर्गेन मीन्स होता है कि ऑर्गेन के बारे में, बॉडी शरीर के ऑर्गेन के बारे में बोल रहा है। तो ऑर्गेन विच गिव्स इट heightened नॉज सेंस ऑफ स्मेल, उसके बाद क्यू के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्यू के बाद एस किस में है, तो दो को हम ढूंढ लिए तो ये भी ऑप्शन हमको मिल गया। इस तरह से ढूंढ के बताना है कि कौन इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। अब 90 में देखते हैं, इसमें क्या बोला कि एंटोनेम्स, एंटोनेम्स क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है, इसका उल्टा क्या होगा। तो मोबाइल, मोबाइल का आप लोग चलाते हैं तो मोबाइल मीन्स होता है गतिशील, क्या होता है, गतिशील, जिसमें जो चलता फिरता हो उसको बोलते हैं मोबाइल, या बोलते हैं मोमेंट बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो अस्थिर हो, अस्थिर को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग, जो खड़ा है अस्थिर है स्टैंडिंग हो जाएगा। अब देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा संभारित किया गया है। तो ये जब 10वां में पढ़िए, ये रेनर मारिया रिल्के का एक किताब है, उसमें ये धर्मवीर भारती इसका ये क्या किया था, संभारित किया था, भाषा तंत्रित, यानी भाषा को बदल के हिंदी में ये लिखा था। कौन था वो, धर्मवीर भारती। गाँव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर क्या है, तो ये देखिए मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रीति है, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, रीतिवाचक विशेषण हो जाएगा। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं क्या है, आपको पता चल रहा है कि 10 क्या होता है, संख्या होता है, तो 10वीं कक्षा है तो क्या हो जाएगा, संख्या है, 10वीं तो संख्या हो जाएगा, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद आप लोग यहाँ से ये हम इसको स्लाइड करते हैं, आप लोग ये इसको पढ़ के इस तरह से ये पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ गद्यांश को इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक ना।